to all of you. We will proceed with the lecture. ऑप्टिक्स के बारे में, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के बारे में आप पढ़ रहे हो, रिफ्लेक्शन के लॉज आपने पढ़ लिए। मैं एक बार क्विकली समराइज कर देता हूँ और फिर इसके बाद आज हम लोग रिफ्रैक्शन की तरफ चलेंगे। सो ऑप्टिक्स की ब्रांच में रिफ्लेक्शन वाले कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में दो कॉन्सेप्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस पे आपने जो रिफ्लेक्शन पढ़ा है वो प्लेन मिरर से पढ़ा है कि प्लेन मिरर के साथ क्या क्या हो रहा होता है, और कर्व मिरर में स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा है। स्फेरिकल मिरर्स में आपने देखा लाइक कॉनकेव, कॉन्वेक्स, दो कैटेगरी निकला था। एक कॉनकेव मिरर की कैटेगरी होती है और दूसरा कॉन्वेक्स होता है। और इनके कुछ अपने फॉर्मूलेज थे। अगर उन फॉर्मूलेज के बारे में देखा जाए तो स्फेरिकल मिरर के कुछ फॉर्मूलेज ऐसे रहे थे, अपने को एक फॉर्मूला लगाना होता है 1/v + 1/u = 1/f which is also equal to 2/r। सो ये जो फॉर्मूला होता है फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर को लिंक करता है, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज के डिस्टेंस से लिंक करता है। यहाँ पर किस तरह से यूज करना होता है, एक पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन है, प्लस माइनस डायरेक्शन आप एज्यूम करोगे पहले और डिसाइड करोगे पहले, उसके बाद फिर आप इनको रखोगे v की वैल्यू या फिर जो भी अननोन वैल्यू होगी उस अननोन वैल्यू को पता कर सकते हो। जैसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको u बता दे, v बता दे, f के बारे में पूछे, ठीक है, आप u v को यूज करके आप पता कर सकते हो और उस ऐप से बता सकते हो कि किस तरह का मिरर है और वो सारी कहानियाँ, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है वो भी बता सकते हो। फिर आपने देखा था परपेंडिकुलर टू एक्सिस अगर कोई रखी होती है ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज का जो मैग्निफिकेशन होता है या फिर ओवरऑल जो मैग्निफिकेशन होता है वो -v/u होता है। फिर आपने ये भी देखा कि अगर पैरेलल टू द एक्सिस रखा जाएगा तो हम दोनों एक्सट्रीम पॉइंट की वैल्यू इमेजेस को निकालेंगे, फिर उनके इमेजेस के बीच के सेपरेशन को बता देंगे। स्मॉल ऑब्जेक्ट होगी अगर पैरेलल टू एक्सिस होगी तो आपने देखा तो उसमें मैग्निफिकेशन -m² बनता है और फिर वो वेलोसिटीज का रिलेशन वगैरह भी आपने देखा था। तो यहाँ तक कोई पार्ट आपको इशू कर रहा हो तो उसको मैं री एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आपको सब समझ गया है तो हम लोग एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे और उसको आप सॉल्व करेंगे, एक आंसर निकालेंगे। देन आफ्टर वी विल प्रोसीड फर्दर टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद हम लोग रिफ्रैक्शन करेंगे। रिफ्लेक्शन जो आपसे पूछा जाएगा वो या तो प्लेन सरफेस से होगा या फिर कर्व सरफेस होगा। कर्व सरफेस में मोस्टली आपको स्फेरिकल मिरर से दिया जाएगा। Okay, in case you don't have anything to ask, so we can have an example. Let's say, तो जैसा आप बोलते हैं कि अपने पास एक मिरर है, and let's say this is a mirror. इसके बारे में थोड़े से और डिटेल कर देते हैं कि इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दिस इज ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेट्स से 80 सेंटीमीटर है। ये जो मिरर दिया गया उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया जा रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दिया जा रहा है, मिरर रेस्ट पर है, तो मिरर रेस्ट पर है। velocity of object is given by v object is equal to, let's say कुछ ऐसा दिया गया है 9i cap plus 6j cap plus 3k cap और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड पर है, स्लो चलेगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे आपको एज्यूम करना है, वो नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप चाहो तो यहीं पर बना सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस।
सो ये जो डायरेक्शन है, लेट्स से हमारा ये वाई डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर ओरिजिन है, तो ऑब्जेक्ट आपका ओरिजिन पे रखा हुआ है, और ये आपके लिए एक्स एक्सिस का काम करेगा और जेड एक्सिस आपका इधर होगा, बाहर की तरफ। सो ऐसा सिचुएशन आपको बना करके दे दिया, एक्स वाई जेड आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और अगर पोल का लोकेशन देखोगे तो पोल के कोऑर्डिनेट 80,0 सेंटीमीटर में बोले जा सकते हैं। एनीवे, अपने को क्या करना है, फाइंड, सो क्वेश्चन इज फाइंड मैग्नीट्यूड, अपने को केवल मैग्नीट्यूड चाहिए ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। सो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसकी वेलोसिटी ये दी गई है, उस समय इमेज की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बता देने का। ट्राई करेंगे। Then I'm going to solve. थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यस, प्रॉपरली आप सॉल्व करोगे तो आंसर तक पहुंच सकते हो। ओके, मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, अभी अब पैरेलल सॉल्व करते रहिए। एक आंसर √6 बताया जा रहा है। ओके, आंसर सॉल्व करने का अपना क्या तरीका रहता है, पहले तो हम ये पता करेंगे कि इस सिचुएशन पर इसका इमेज कहाँ पर बनेगा। So we need to go for this formula 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर रखी है। v को u को पकड़ते हैं, u की वैल्यू हम इंसिडेंट लाइट रेज ऐसे जाएंगे, तो हम बोलेंगे p हमारा मेजरमेंट के लिए p ओरिजिन है, या फिर p के रिस्पेक्ट में सभी को मेजर करना है। ओरिजिन कहीं भी बनाया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा हम रूट से मेजर करेंगे। ये जो पोल होता है, पोल से मेजर करेंगे। √6 कई लोग बता रहे हैं, तो वेरीफाई भी हो रहा है। और अगर u की वैल्यू अपने को रखनी है तो u की वैल्यू को हम लोग रखने वाले हैं -80 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट फोकस और फोकल लेंथ के बारे में बात करेंगे तो r/2 आएगा। r की वैल्यू अपने को 40 दी जा रही है और /2 कर देंगे, लेकिन साइन को भी चेक करेंगे तो इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ेगा तो ये नेगेटिव करेगा, सो दैट मींस -20 सेंटीमीटर। देन आफ्टर आप देखोगे कि यहाँ से अपने को v निकलता हुआ नजर आना चाहिए, सो 1 by v plus 1 by -80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 by -20 सेंटीमीटर। सो v भी अपना सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो 1 by 80 - 1 by 20 बचेगा। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो टू बैलेंस द डिनोमिनेटर, तो ये -3/80 जैसा कुछ दिख रहा है। सो सॉरी, ये यहाँ से ये जो v है, इमेज लोकेशन है, दैट हैज टू बी एट -80/3 सेंटीमीटर। माइनस है इसका मतलब इसी डायरेक्शन में बनेगा, इसी डायरेक्शन में बनेगा, इसका मतलब रियल होगा। अच्छा, देन आफ्टर मैग्निफिकेशन चाहिए, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है -v/u।
So minus v that is 80 by 3 u that is minus 80. सिंप्लीफाई करेंगे तो एक माइनस बचेगा 1/3। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो डिमिनिश्ड होगी, उसकी साइज कम हो चुकी होगी एंड 1/3 से उसकी लेंथ कम हो जाएगी, या फिर जो भी है। ये जो मैग्निफिकेशन है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के लिए, दैट मींस वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए। वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए हम लोग बोलेंगे कि परपेंडिकुलर केस लगने वाला है। सो Vx का क्या ख्याल रहेगा? तो हम देखेंगे जो Vx आता है वेलोसिटी ऑफ x, लेट से वो नोटेशन में डेज को हम इमेज बोल देते हैं, कोई ना कोई नोटेशन आपको लिखना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा लिखो कि Vx ऑफ I फॉर इमेज, इमेज का x कंपोनेंट। तो मैं इमेज को डैश से दिखा दे रहा हूँ। आपने देखा था दिस केम आउट टू बी माइनस m स्क्वायर Vx, और इमेज की y डायरेक्शन की वेलोसिटी आपको पता होगा, वी कैलकुलेटेड इट टू बी कुछ माइनस m, और सिंपली ऐसा बोल सकते थे हमने m और y कैलकुलेट किया था, m v y कैलकुलेट किया था। तो जो लास्ट क्लास में कैलकुलेशन किए थे उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर ये फॉर्मूलाज को हम लगाते हैं तो इससे अपने को इनके कंपोनेंट्स मिल जाएंगे वेलोसिटीज के। तो ये बनेगा माइनस m स्क्वायर का मतलब होगा 1/9 इंटू वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन विच इज 9, दैट इज -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड देखोगे तो 1 आ जाएगा, डायरेक्शन भी आप बता सकते हो लोकेशन को ड्रॉ करके। m times which is -1/3 into 6, that will turn into -2 centimeter per second। z कंपोनेंट पे जाएंगे, z कंपोनेंट पर आएगा 3, that is going to be again -1 centimeter per second। So can we say कि velocity of image turn out to be some sort of this? और अपने को अगर मैग्नीट्यूड चाहिए sorry, हेलो, साउंड अभी आ रहा है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। Am I audible now? Yes, sir. Okay. हाँ, बीच में ब्रेक हो गया ना। सो इससे आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज निकलने में आसानी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का जो मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट इनके कंपोनेंट्स के स्क्वायर आ जाएंगे। तो आपने -1 का स्क्वायर किया होगा, -2 का स्क्वायर किया होगा, -1 का स्क्वायर किया होगा, और ये बनेगा 1 + 4 + 1, दैट टर्न अप एट एज √6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही अपना आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने भी यही निकाला है, परफेक्टली करेक्ट है। जब इसकी डायरेक्शन बोलेंगे तो थोड़ा सा हमको केयरफुली इसे देखना है, और मैग्नीट्यूड बोलेगा तो सिंपली अपने को ही निकाल लेनी इन वैल्यूज को और स्क्वायर अंडर रूट कर देना है, ऐड कर देना, तो अपने को आंसर आ जाएगा। सो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को चला करके उसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे करके इमेज की वेलोसिटी कैलकुलेशन का तो हम करके बता सकते हैं। और इससे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि इमेज कहाँ पर बनेगा, कितना मैग्निफिकेशन होगा, हाइट्स का रेशियो क्या जाएगा, वो सारी बातें आप कर सकते हो। ओके, सो इट्स गुड कि आप सभी लोगों के आंसर सही है जिन्होंने ट्राई करके आंसर दिया। सो आगे बढ़ जाते हैं, और अब आप रिफ्लेक्शन को रीड कर सकते हो, रिफ्लेक्शन को यूज कर सकते हो जहां भी आएगा। रूल्स आपके पास अवेलेबल है, कुछ स्टैंडर्ड आइडियाज हैं। अगर डायरेक्ट आएगा तो आप डायरेक्ट यूज करोगे, नई सिचुएशन आएगी तो आप रिफ्लेक्शन के लॉज से स्टार्ट करोगे और फिर अपने आंसर तक पहुंचने का। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, बाउंड्री को क्रॉस करके जा सकता है, अगर वो ऑप्टिकल मीडियम होगा, ओपेक नहीं होगा। तो उस केस में जब वो सेकेंड मीडियम एंट्री करता है तो क्या सिचुएशंस चल रही होती है उनके बारे में।
सो लेट्स से एक बाउंड्री ऑफ मीडियम है एंड लेट्स से कि कोई लाइट रे इस तरह से फॉल करता है. सो वी कैन थिंक ऑफ ये मीडियम 1 है. यहाँ पर कोई दूसरा मीडियम है. ये जो मीडियम है इनके प्रॉपर्टीज को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बताते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन या म्यू से लिखा जा सकता है. कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हो, आइदर एन और म्यू. मैं यहाँ पर म्यू यूज कर ले रहा हूँ. सो ये म्यू ऑफ मीडियम 1 है एंड दिस इज म्यू ऑफ मीडियम 2 है. म्यू क्या है बताता हूँ अभी. ये बाउंड्री है मीडियम की, प्लेन बाउंड्री है. तो हम लोग पहले प्लेन बाउंड्री से देखेंगे फिर कर्व बाउंड्री से देखेंगे. एनीवे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लेन हो या कर्व हो, क्योंकि जहां पर लाइट रे फॉल कर रहा है हमको वहां पे देखना है. बाकी अगर ऐसा सरफेस होगा तो भी चलेगा. तो बाकी सरफेस कैसा है उससे फर्क नहीं पड़ता. फर्क इस बात से पड़ता है कि जिस पॉइंट पर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल कैसे बनने वाले हैं. सो ये अपने इंसिडेंट रे होगी. फिर अपने को एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. जब हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल उस पॉइंट पर जहां पर ये फॉल किया है तो वहां पे पहले टेंजेंट बनाएंगे, फिर टेंजेंट का परपेंडिकुलर, उसी को नॉर्मल कहते हैं. एक नॉर्मल आ जाएगा. दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो पहले था अभी भी वही रहेगा. रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने क्या किया था, रिफ्लेक्शन में उसी मीडियम पर रिटर्न बैक हुए थे. अब ये उस मीडियम पर रिटर्न बैक नहीं होगा बल्कि नेक्स्ट मीडियम पे एंट्री लेगा. If it is entering into the next medium, it could be moving like this or maybe like this, depending upon the situation. So इस तरह से मैंने बना दिया कि इधर जाता है. और अगेन नॉर्मल से हम देखेंगे कितना एंगल चल रहा है. तो इस नॉर्मल से एंगल को आर एंगल बोलेंगे. अब जानते हो. सो ये इसका फंडा है. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल शुड बी इन द सेम प्लेन. फर्स्ट पॉइंट. और ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल ये बराबर नहीं होते हैं. इनके लिए एक दूसरा फॉर्मूला होता है जो बता रहा होता है कि इनमें आपस में क्या रिलेशन चल रहा है. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. यू नो दैट दिस रे इज गोइंग टू बी नोन एज रिफ्रैक्टेड रे. और आई को बोलेंगे इंसिडेंस एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल. इंसिडेंट एंगल. Angle R is going to be known as refracted angle. Moreover, इनके दो लॉज होते हैं जैसे रिफ्लेक्शन के थे, उसके भी दो हैं और अपने को पकड़ना है. ये म्यू वन म्यू टू के इनके बारे में बता देता हूँ. म्यू वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आपने अभी कपल ऑफ लेक्चर्स बैक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहां पे मैंने नाम लिया था. वो मीडियम की वजह से आ रहा था. और अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाज डिपेंडेंट ऑन परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ स्पेस और मीडियम. तो मीडियम की परमिएबिलिटी कैसी है, परमिटिविटी कैसी है, उन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को बता रहा होता है. बेसिकली वो मीडियम की प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा होता है. मीडियम की प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा होता है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, शॉर्ट में उसको आर आई बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. तो ये हमेशा मीडियम का होता है. जैसे यहाँ पर मीडियम 1 के बारे में बोला गया था, ये मीडियम 1 का है. तो म्यू टू क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम हो जाएगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या है, तो आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. इसको ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं. तो एक दो लाइन लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में. दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. मतलब सेम मीडियम पे सेम वैल्यू रखते हैं. और दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, इसको ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं.
जब आप प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के बारे में बोल रहे होते तो किस तरह की प्रॉपर्टी है? बेसिकली ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है जिसका लाइट से कनेक्शन है और लाइट के मूवमेंट को ये अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, तो उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये यूनिट लेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। और अगर हम म्यू को डिफाइन करेंगे तो म्यू को डिफाइन किया जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हाँ, वो रूट ई आर म्यू आर वाला फॉर्मूला, यस। तो म्यू को आप ऐसा लिख सकते हो, दिस इज कुछ ऐसा आया था, अंडर रूट, इसको लिखोगे, इसको लोग, हाँ सही आएगा, म्यू आर एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी पढ़ एंड रिलेटिव परमिटिविटी को यूज करता है। और ये सब नंबर्स होते हैं, इनका कोई यूनिट नहीं होता है, तो ये भी एक नंबर बनता है। अच्छा, यहाँ पर भी म्यू है, यहाँ पर भी म्यू है, कंफ्यूज नहीं होने का। ये म्यू जो है इसको एन भी लिख सकते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये परमिएबिलिटी है, ये परमिटिविटी है, रिलेटिव, उनके मल्टीप्लिकेशन से आता है। तो ये वही ऑप्टिकल इन्फ्लुएंस करता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं सी बाई वी। सो सी फिक्स नंबर होता है, वी मीडियम की वेलोसिटी होती है। तो कभी भी अपने को मीडियम की वेलोसिटी निकालनी हो तो हम सी बाई म्यू करने वाले हैं, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होगा, उस मीडियम पे लाइट किस स्पीड से चल रही होगी हम बता सकते हैं। आपको पता होता है स्पीड जो है अपनी मैक्सिमम, सॉरी, लाइट की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम वैक्यूम पर होती है। तो वैक्यूम के लिए म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सी हो जाएगा तो इसको 1 होना पड़ेगा। तो वैक्यूम के लिए 1 होता है, बाकी के लिए 1 से बड़ा होता है। तो अगर हम म्यू की वैल्यूज के बारे में बात करें तो म्यू की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, और इनफैक्ट ग्रेटर देन 1 होती है। और 1 किसके लिए होती है? वैक्यूम के लिए होती है, फ्री स्पेस के लिए होती है। अपने कॉमन कैलकुलेशंस में, जनरल कैलकुलेशंस में हम लोग क्या करते हैं, एयर को वैक्यूम जैसा ट्रीट करते हैं। तो एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से स्लाइटली ज्यादा होती है, बट वो बहुत कम ज्यादा होती है, इसलिए इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 लेते हैं। तो एयर के लिए भी अप्रोक्सीमेटली ये एज्यूम कर सकते हो। तो जब कभी हम लोग एयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो म्यू को 1 लेकर के चलेंगे, और कोई और मीडियम आएगा तो फिर हम उसको उसके बारे में हमको बताया जाएगा। तो म्यू की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 होती है एयर के लिए। एक दो और बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है, जो आपके लिए जरूरत पड़ेगी, जैसे वाटर मीडियम है। तो अगर वाटर मीडियम आएगा तो उसका भी म्यू आप याद रख सकते हो। वाटर के लिए जो म्यू की वैल्यू आती है वो 4/3 होती है, दैट मीन्स 1.33। 1 से ज्यादा होगी तो किसी भी मीडियम की अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। और वैक्यूम के लिए 1 रहेगा। एयर के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 लेते हैं, बाकी सबके लिए 1 से ज्यादा होती है। क्यों 1 से ज्यादा होगी? क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाएगी मीडियम में लाइट की, तो इसलिए होता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बेसिक है इनपुट, और ये एंगल्स के बारे में। अब हम लोग रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन लिखेंगे तो कुछ ऐसा बोलेंगे कि अगर कोई लाइट रे किसी मीडियम पे स्ट्राइक करती है, उसके बाद उसी मीडियम पे वापस नहीं आती है, बाउंड्री पे स्ट्राइक करने के बाद दूसरे नेक्स्ट मीडियम पे एंटर कर जाती है, तो नेक्स्ट मीडियम पे जाना रिफ्रैक्शन होता है, और उसी मीडियम पे रिटर्न होना रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में कभी आपको डिस्टिंग्विश करना होगा तो आप इसी पॉइंट से बोलेंगे कि बाउंड्री से स्ट्राइक होने के बाद सेम मीडियम में रिटर्न बैक करता है तो रिफ्लेक्शन है, नेक्स्ट मीडियम पे एंटर करता है तो रिफ्रैक्शन है। और अभी हम लोग रिफ्रैक्शन नेक्स्ट मीडियम वाली बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमको दो मीडियम की इंफॉर्मेशन लग रही है। रिफ्लेक्शन में अपने को दो मीडियम की इंफॉर्मेशन नहीं लग रही थी, एक ही मीडियम की स्टोरी थी। तो उसमें हमने देखा था स्पीड कांस्टेंट रहती है लाइट की, क्योंकि मीडियम नहीं बदला तो स्पीड नहीं बदलती है। तो इसे याद रख सकते हो
कि लाइट सेम स्पीड से चलेगा सेम मीडियम में, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है इसलिए फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही थी रिफ्लेक्शन केस में, और वेवलेंथ भी मीडियम पर डिपेंड कर रही है, रिफ्लेक्शन में मीडियम नहीं चेंज हुआ था इसलिए उसकी वेवलेंथ नहीं चेंज हुई थी। आपसे पूछ सकता है कि रिफ्रैक्शन में अगर इंसिडेंट रे के बारे में हमको पता हो, उसकी वेवलेंथ पता हो, उसकी वेलोसिटी पता हो, उसके फ्रीक्वेंसी पता हो, क्योंकि ये वेव है, तो नेक्स्ट मीडियम पर या रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या किसी वैल्यू पे बदलाव आएगा? क्या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी, क्या उसका वेवलेंथ चेंज करेगा, क्या उसका स्पीड चेंज करेगा, या सभी चेंज करेंगे, या कोई चेंज नहीं करेगा? तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। अगर उसको माइल्ड क्वेश्चन रखना है, सिंपल क्वेश्चन रखना है थ्योरेटिकली, तो आप वेव के कॉन्सेप्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर मैं लिख देता हूँ उसको याद रख सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा लिखेंगे, फिर उसके और भी पॉइंट्स को नोट कर देंगे। आप ऐसा लिख सकते हो, रिफ्रैक्शन is a phenomena by which voice is cracking. Okay. Seems like net speed is down. Wi-Fi is too down today. ज्यादा इशू आ रहा हो तो फिर मैं चेंज करके एक बार देखो मोबाइल नेटवर्क पे जा करके। सर इट्स फाइन। फाइन है। ओके सो थोड़े से फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं और आपके एंड से भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो कंबाइंडली इशू बन रहा होगा। आप रिफ्रेश कर लीजिए एक बार के लिए। सो रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिना by which or due to which an incident ray at the boundary of, or at an incident ray bends at the boundary of two mediums while entering into another medium. Sir, Yes. sir, I had a doubt ki now the color of the light depends on the frequency and wavelength both, but when the medium changes, the frequency remains same and the wavelength changes. So will the color change or not? Okay, we will talk about the concept called dispersion of light and you will see कि जो white light होती है उसमें बहुत सारे colors होते हैं, colors के बारे में हम लोग बात करेंगे। Since you asked, तो मैं आपको बोलता हूँ जो colors होते हैं ना, दो जो लाइट होती है वो किसी सोर्स से आ रही होती है। There must be some source which is or the source that is producing that light. So once the source once the light is coming out, so उसकी frequency फ्यूचर में चेंज नहीं करेगी। आपका जो डाउट है फ्रीक्वेंसी को लेकर के, so frequency does not change by medium, by refraction, by reflection, by any phenomena. It changes only if we use the different source light. तो अगर हम किसी दूसरे सोर्स की लाइट को यूज करेंगे तभी फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी। उसका कलर से डिपेंडेंसी जो भी है, लेकिन वो इस तरह की डिपेंडेंसी है कि फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज अंटिल अनलेस यू चेंज द सोर्स। फ्रीक्वेंसी एक ही कंडीशन में चेंज होती है, वो अपरेंट चेंज होता है, दैट इज डॉपलर इफेक्ट। सो डॉपलर इफेक्ट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वही फ्रीक्वेंसी को चेंज कर पाता है, यानी हमको फ्रीक्वेंसी के चेंज का अपरेंसी नजर आती है रिलेटिव मोशन में, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी रिमेन द सेम। कल इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो कलर्स है ना वो वेवलेंथ पर डिपेंड करते हैं। जो वेवलेंथ होती है वो बताती है कि कौन सा कलर है। अगर एक सोर्स से लाइट आ रही है तो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी हमारी फिक्स हो गई है। अब हम कलर्स को वेवलेंथ पर डिपेंडेंसी देख सकते हैं और हम पाएंगे कि वेवलेंथ चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पर। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएंगे तो वेवलेंथ चेंज होगी, तो कलर भी चेंज हो सकता है।
Okay. Now write this definition about refraction. फर्दर पॉइंट आप लिख सकते हो, जो आपने पॉइंट बोला उसी को मैं लिख देता हूँ, उससे पहले वो मिस हो जाए. वेलोसिटी एंड वेवलेंथ of light changes while frequency remains same. सो फ्रीक्वेंसी लाइट का चेंज नहीं करेगा. लॉजिक क्या अपने पास? लॉजिक ये है कि फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है. तो वही लाइट रे जा रही है दूसरे मीडियम में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वही जाएगी. हाँ, वेवलेंथ बदल जाएगा, वेलोसिटी बदल जाएगी. वेलोसिटी कैसे बदल रही है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं. तो आप जानते हो वेलोसिटी डिपेंड्स है c बाई म्यू. सो अगर म्यू बदलेगा तो v बदलेगा. c तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल टाइप. और आल्सो किसी वेव के लिए हम लोग ये भी जानते हैं कि v की जो वैल्यू होती है वो लेमडा इनटू f होती है. फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. नाउ अब हम रिलेट कर सकते हैं कि वेवलेंथ में क्या रिलेशन चल रहा होगा. तो आप ऐसा बोलोगे b की जगह लेमडा f रख सकते हो, तो लेमडा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाई म्यू. फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा है, c चेंज नहीं कर रहा है, तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि जो वेवलेंथ होता है वो 1 बाई म्यू के इन प्रोपोर्शनल होता है. मीनिंग इज दिस कि आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो. लेमडा 1 बाई लेमडा 2 इज इक्वल टू म्यू 2 डिवाइड बाई म्यू 1. सो अगर एक मीडियम का वेवलेंथ पता हो, दूसरे मीडियम का वेवलेंथ कैलकुलेट करना हो, गो बाय दिस. उसके लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगेगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताएगा. और अगर अपने को वेलोसिटीज में रिलेशन चाहिए तो वेलोसिटीज में रिलेशन भी इसी तरह से जाता है. अगर अपने को v1 डिवाइड बाई v2 लगना है तो हम बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी अगेन mu2 डिवाइड बाई mu1. बेसिकली जिस फैक्टर से वेलोसिटी चेंज होगी उसी फैक्टर से वेवलेंथ चेंज होगा. क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है. सो इन रिलेशन को आप याद रख सकते हो. काम के वेवलेंथ किस तरह से वेरी कर रही होती है, फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर दो मीडियम की किस तरह से डिपेंड कर रही होती है. और फ्रीक्वेंसी के बारे में बोलेगा तो आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है. सो ये रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन और उसका ही हो गया. अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे. इसको कॉपी कर सकते हो. ऐसे फॉर्मूले अपने पास कई बार यूज होंगे जिसमें एक मीडियम की वेलोसिटी पता हो या वेवलेंथ पता हो, दूसरे मीडियम की वेलोसिटी वेवलेंथ पूछा जाए, तो अब इस रिलेशन को यूज करना है. आगे बढ़ते हैं और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. सो अगर पिक्चर को रीड्रॉ करें तो ये दो मीडियम के बीच का बाउंड्री है. लेट्स से कि एक लाइट रेस पे इंसिडेंट कर रहा है और इंसिडेंस के बाद ये इस तरह चला जा रहा है, बेंड हो जा रहा है. सो किसी भी लाइट रे का किसी भी मीडियम की बाउंड्री पर बेंड होकर के दूसरे मीडियम में एंटर करना, इसी फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं. और उस पॉइंट पर अपने को नॉर्मल की जरूरत लगती है. तो ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है. एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल. सो पहला रिफ्लेक्शन लॉ क्या है? रिफ्रैक्शन लॉ. आई और आर के बीच का रिलेशन. आई और आर के बीच का रिलेशन रिफ्लेक्शन में बहुत सिंपल था. आई और आर बराबर थे, जबकि रिफ्रैक्शन में अलग होता है. दिस इज गिवन बाय स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ बोलते हैं कि अगर अपने को म्यू1 पता है तो म्यू1 को यूज करेंगे, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल को यूज करेंगे. तो इंसिडेंट एंगल उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सेकेंड मीडियम और उस केस का एंगल. तो रिफ्रैक्टेड एंगल उसका मीडियम, इंसिडेंट एंगल उसका मीडियम, एंगल के साथ साइन लगा के मल्टीप्लाई करो, वो कांस्टेंट होता है.
आप लोगों में से ऑलमोस्ट सभी ने ये देखा होगा पहले, और इसका हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। इसका प्रूफ कई तरह से किया जा सकता है। अभी आपको यूज करना है और इसको याद रखना है कि स्नेल्स लॉ सेज μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, या n1 sin i n2 sin r, या फिर θ1 θ2, जैसे भी लिखा जाए, मतलब यही है। पॉइंट इज कि म्यू और साइन एंगल का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन एंगल फ्रॉम द नॉर्मल, ये जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है। और इसको हम अगर बहुत सारे रिफ्रैक्शन कराएंगे तो आप देखोगे हर कंडीशन पे ये वैलिड रहेगा। तो ये ब्रॉडर वे पे बोलने की बात है। और अगर सिंपल वे पे बोलना है एक बाउंड्री के लिए, दो मीडियम के लिए, तो आप ये बोल सकते हो। μ1 μ2 के बारे में आप जान रहे हो, I1 R के बारे में, I और R के बारे में आप जानते हो। तो इसका मतलब है अगर अपने को I पता है, μ1 नोन है, μ2 नोन है, तो R निकाला जा सकता है। तो आइडिया स्टिल इज दैट द सेम कि हमको R निकालना है। R हम निकाल सकते हैं इन केस आई नो द मीडियम एज वेल एज इंसिडेंट एंगल, बट इट फॉलोज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन। दूसरा क्या लॉ है? सेम लॉ है, इंसिडेंट रे, और वो तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, normal and a refracted ray, that means ये पूरी ज्योमेट्री जो है प्लेन पर बनी हुई है, प्लेनर ज्योमेट्री है। and refracted ray all lie in the same plane, that means they are coplanar। सो अगर इनको वेक्टर फॉर्म में दिया जाए, इसका वेक्टर दिया जाए, इसका वेक्टर दिया जाए, इसका वेक्टर दिया जाए, और आपसे पूछे बताइए कि क्या ये रिफ्रैक्शन को सॉल्व शो कर रहा है, क्या वो रिफ्रैक्शन के लिए है, तो आप कोप्लेनर वाली कंडीशन लगा सकते हो वेक्टर में। आपको याद होगा कोप्लेनर के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग जीरो किया करते थे, तो एसटीपी जीरो होना चाहिए, तो वहां से भी वेक्टर को यूज कर सकते हो। तो वेक्टर भी यूज किया जा सकता है। ये रिफ्रैक्शन के अपने लॉज हैं, कॉपी कर सकते हो। और हम लोग अभी इसको यूज करेंगे कैलकुलेशंस में। और जहां भी रिफ्रैक्शन की जरूरत होगी, चाहे वो प्लेन सरफेस हो या कर्व सरफेस हो या कैसा भी सरफेस हो, नॉर्मल बनाने का ये रूल लगाने का, ये रूल को इंश्योर करने का आपका आंसर आ जाएगा। इजी जरा होगा। एग्जाम्पल दे देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। लेट्स से कि आपसे कोई ऐसा बोलता है कि यहाँ पे एक बाउंड्री है और एक लाइट रे इस तरह से आता है। ये एंगल अपने को 60 डिग्री दिया गया है, ये इंसिडेंट एंगल है, और इंसिडेंट रे है रादर, एंगल तो आप पता कर लोगे। अप साइड एयर था, डाउन साइड वाटर है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता रहता है 4/3 है, एयर के लिए 1 यूज करते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अपने को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट टू वार्म यू अप, ट्राई कीजिए और पता कीजिए कितना एंगल रिफ्रैक्शन का बनने वाला है। साइन इनवर्स, हाँ कुछ साइन इनवर्स जैसा ही आएगा, प्रॉपर अगर नहीं भी आएगा तो चलेगा। ऐसा ऑप्शन दिया होगा, उस ऑप्शन को फॉलो कर लोगे। सो आपको क्या करने का, कुछ गलतियां हैं जो नहीं करने की, बाकी सब ऑब्वियस है। पहले आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा एज पर द रूल, और वहां से फिर आई को आइडेंटिफाई करना होगा।
और लेट से वो इस तरह से जा रहा है या फिर इस तरह से जा रहा है, आप देखोगे कुछ पास आ जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग पॉइंट्स लिख लेंगे। ये आर एंगल अपने को पता करना। देन यूल फाइंड कि हमारे लिए फॉर्मूला होता है μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। जब इसको μ1 बोलेंगे, μ1 हमारे लिए म्यू एयर है, तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि म्यू एयर sin i एंड म्यू वाटर जो वाटर का होगा उसको हम लोग यूज कर लेंगे और sin r बोलेंगे। अच्छा, एयर के लिए कितना दिया होता है 1, और साइन आई की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, वो आपने आइडेंटिफाई कर ली होगी। वाटर कितना है 4/3, साइन आर अपने को पता करना है, आर बेसिकली पता करना है, सिंपल है। तो यहाँ से साइन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4 इंटू साइन 30 विच इज 1/2, ये 3/8 हो जाएगा। और इसका मतलब अगर आपको आर पता करना है तो हम बता सकते हैं कि साइन इनवर्स 3/8 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन दिया होगा, आप उसी को मार्क कर दोगे। अगर आपसे बोलते हैं कितना डेविएशन हुआ है तो डेविएशन भी बता सकते हैं। डेविएशन का मतलब है ये ऐसा जाना चाह रहा था सीधा और इतना बेंड हुआ है, तो डेविएशन अगर कभी आपको निकालना हो तो इस एंगल को निकालना पड़ेगा, और ये एंगल आप पाओगे टोटल आई एंगल में से आर एंगल सब्ट्रैक्ट करने से निकल आएगा, तो डेविएशन भी बता सकते थे। एनीवे, इतना आप कॉपी कर लीजिए और आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा। हाँ, 3/8 3/8 चलता है। सो कई बार क्या होगा कि वो आपको अच्छे नंबर्स दे देगा जैसे कि हम उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं ना। इसी स्लाइड पर आते थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इस पर। स्नेल्स लॉ को और भी क्लोजली वॉच कर लेते हैं। जब हम लोग स्नेल्स लॉ को वॉच करेंगे तो आप देखोगे कि अपना पर्पस है आर निकालना। आर की वैल्यू आएगी μ1 डिवाइड बाई μ2 इंटू साइन आई। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है उसके बारे में आप जानते हो कि ये इंक्रीजिंग होता है 0 से 90 तक, और यहाँ पर हम जो मेजर करेंगे वो इंसिडेंट एंगल मैक्सिमम 90 तक जा सकता है, क्योंकि नॉर्मल पर आएगा तो 0 आएगा और इधर से लाइट आएगी तो 90 आएगी, तो इसका जोन ऑफ मेजरमेंट 90 डिग्री है। अगर इधर से लाइट आ रही होगी तो फिर इधर मेजर करेंगे, मतलब 0 से 90 डिग्री ही मेजर करेंगे। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी आई की वैल्यू है दैट रन्स बिटवीन 0 to 90 डिग्री, तो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में रहती है। आप चाहो तो लिमिटिंग केस में दोनों को ले सकते हो और इनको एक्सक्लूड कर सकते हो, चॉइस आपकी है। सो इंसिडेंट एंगल अगर यहाँ से यहाँ तक लाइक कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड लेके के पास भी हमारे पास लिमिटेड, नॉर्मल केस में लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, वो भी 0 से 90 तक रहेगा, और या फिर हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं। अच्छा, μ1 μ2 ये पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये 0 से 90 है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इंटायर नंबर पॉजिटिव आएगा, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। आप जानते हो साइन की फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आप चले जाते हो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होता है, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अच्छा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, इस पे भी साइन पॉजिटिव होता है, राइट। तो हाँ, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ से आप लोग इंटरप्रिटेशन ऐसा करेंगे कि ये पॉजिटिव आ रहा है तो साइन आर की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, तो चलेगा। मोर ओवर आप देखोगे कि साइन आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है। μ1 बाई μ2 की वैल्यू डिपेंड करेगा μ1 μ2 की वैल्यू कैसी होती है, तो उसके बेसिस पे हम आर के बारे में कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो कि अगर μ1 की वैल्यू μ2 से बड़ी आ जाए, μ1 की वैल्यू फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम से ज्यादा हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो नंबर है 1 से बड़ा होगा। और अगर हम चाहें तो साइन आई को यहाँ पे डिवाइड करके भी देख सकते थे साइन आई जैसा, तो आप देखोगे ये नंबर 1 से बड़ा आ रहा, तो ये नंबर भी 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है कि आर की वैल्यू, साइन आर की वैल्यू साइन आई से बड़ी होनी चाहिए। दैट मीन्स आर शुड बी ग्रेटर देन आई। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि साइन आर शुड बी ग्रेटर देन साइन आई। सिंस ये पॉजिटिव एंगल्स हैं तो इसमें हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आर की वैल्यू आई से बड़ी होनी चाहिए।
That means refracted angle should be more as compared to incident angle when this medium has more refractive index value as this one. हम लोगों ने बात की थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसको डेंसर बोलेंगे, जिसकी डेंसिटी कम होती है उसको रेयरर बोलेंगे। तो अगर μ1 ज्यादा है इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है। तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि अगर डेंसर मीडियम से लाइट रेयरर मीडियम पर जाती है तो वो नॉर्मल से ज्यादा दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ गई है। तो इसका कंक्लूजन ये भी कहा जा सकता है इस स्टेटमेंट के फॉर्म में, इफ लाइट goes from denser medium to rarer medium, then it bends away from normal. तो अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाए और पूछा जाए whether this is true or false, तो आपको क्या बोलने का, जज करने का, कैसे जज करने का? डेंसर मीडियम से जाता है यानी μ1 ज्यादा है, रेयर मीडियम पे आ रहा है यानी μ2 कम है। तो जब μ1 ज्यादा होगा μ2 कम होगा तो रिजल्ट क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। दैट मींस वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। पहले इधर जाना चाह रही थी, मीडियम नहीं होता तो अनडिफ्लेक्टेड ऐसा जाता, बट ये अवे चला गया इसलिए मूव्स अवे, बेंड्स अवे बोल सकते हैं। इसका रिवर्स वर्जन भी बोला जा सकता है। व्हाट इज द रिवर्स वर्जन? रिवर्स वर्जन इज गोइंग टू बी लाइक कि अगर ये रेयरर से डेंसर पर आएगी तो क्लोज आ जाएगी। तो उसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो एक तो ये पॉइंट अपने लिए याद रखने का है। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा इसका रिवर्स वर्जन, इफ μ1 इज लेस देन μ2, सो μ1 छोटा है μ2 से, इसका मतलब साइन आई की वैल्यू बड़ी होगी यानी r छोटा पड़ जाएगा। तो हम बोलेंगे r इज लेस देन i, डायरेक्टली लिख दिया है। अगर r i से छोटा होगा, i का एंगल ये बनता हमारे लिए, तो ये फिर इधर आएगा, छोटा हो जाएगा, तो क्लोज टू द नॉर्मल आ जाएगा। तो स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हो इसका उल्टा करके, और इतने से अपने को समझ में आ जाएगा। सो नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा, नॉर्मल से अवे बेंड करेगा, वो इस बात पर डिपेंड कर रहा होगा कि लाइट रे किस मीडियम से किस मीडियम की तरफ जा रही है। सो नट सेल में अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है तो रेयरर मीडियम पे जाने पर वो नॉर्मल से अवे जाती है। अगर डेंसर मीडियम पे जा रहा होता है तो फिर टूवर्ड्स नॉर्मल आती है। कई बार वो थ्योरेटिकली स्टेटमेंट दे देता है तो हम इस तरह से बता सकते हैं। ओके, सो इक्वेशन भी कर लिया और आपको बेसिक आइडिया भी लग गया। आगे बढ़ सकते हैं रिफ्रैक्शन को लेकर के। काइंड ऑफ फॉर्मूला, लेट्स से आपको इस तरह से बहुत सारे मीडियम दे देते हैं, बाउंड्रीज दे देते हैं, और सभी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा और बोलेगा बताइए कि किसी भी टाइम पर कितना, किसी भी लोकेशन पर कितने एंगल पे लाइट रे जा रही है उसके बारे में बताना है। लेट्स से कि ये μ1 मीडियम है, ये μ2 मीडियम है, ये μ3 मीडियम है, दिस इज μ4 मीडियम, दिस इज μ5 मीडियम, दिस इज μ6 मीडियम, एंड इट कैन बी इवन लॉन्गर। सो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को लॉजिक समझना है। एंड इट सेज कि कोई लाइट रे आपको इंसिडेंट करके यहाँ पे दी गई है, ये इंसिडेंट है। और इस लाइट रे, लेट से ये जो लाइट रे है ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, उस एंगल का नाम θ1 है। इसका खुद का नॉर्मल ये है θ1। आपसे पूछेगा कि जब ये इस बाउंड्री को 4 और 5 की बाउंड्री को क्रॉस कर रहा होगा तो बताइए कि वो कितना एंगल ले रहा होगा। जब 5 मीडियम पे जाएगा नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा, या 6 मीडियम पे जाएगा तो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा। तो कोई भी केस आपसे कंसिडर करा सकता है। तो आइदर यू डू 1 by 1 और यू कैन कलेक्टिवली आंसर इट। सो क्या होगा, मैं पहले 1 by 1 करके बता देता हूँ आपको। यहाँ से ये कुछ इस तरह के एंगल बनाते हुए निकलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ज्यादा है, कौन सा, किसकी वैल्यू डेंस है, किसकी कम है। लेट्स से इस एंगल को हम θ2 कंसीडर कर लेते हैं। सो इसको कह सकते हैं रिफ्रैक्शन, हेडिंग अगर डालनी हो तो रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल लेयर्स।
सो कई सारी पैरेलल लेयर्स होंगे या बाउंड्रीज होगी, वहां से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन जो आप लगाओगे तो उसके लिए स्नेल्स लॉ क्या बनेगा, क्या उसके लिए स्नेल्स लॉ बनेगा μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। अब बोलोगे यस बनेगा। Then you will come to the second boundary and you will read the refraction again by drawing a normal। अच्छा, इस जब मीडियम पे आप चल रहे होगे तो सेम मीडियम है, तो सेम मीडियम में लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पे चलती है। बेंड कब होती है, जब वो मीडियम बदल रहा होता है, उसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो आपको ये इंसिडेंट एंगल पता करना पड़ेगा और फिर ये पता करना पड़ेगा कि ये रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है, कुछ ऐसा। सो रिफ्रैक्टेड एंगल हमारे लिए ये हो जाएगा। तो इंसिडेंट एंगल देखोगे तो ये यहाँ पर पैरेलल लाइट में, क्योंकि नॉर्मल हम वर्टिकल जा रहा है तो ये भी θ2 जैसा रहेगा और ये θ3 हो जाएगा। अगर उसको θ3 लिया तो सेकेंड केस में रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ लगेगा μ2 sin θ2 is equal to μ3 sin θ3। That's a refraction at this boundary. Then again you can go forward and do the same stuff. You'll find this is θ3 and the new light ray might be going like this. सो θ4 भी पता कर सकते हैं, इसको θ4 नाम दे देंगे। तो क्या हमारे पास μ3 sin θ3 इंसिडेंट स्टोरी इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड स्टोरी। इतना देखने के बाद आपको लग गया होगा कि क्या चल रहा है। कैन वी से कि हर लोकेशन पे इसको लगाया जा सकता है और इसको कैरी कर सकते हैं, इसको भी कैरी कर सकते हैं और कोई भी n-1 तक जा सकते हैं। म्यू n-1 इंटू साइन थीटा n-1 मस्ट बी इक्वल टू म्यू n साइन थीटा n। तो nth बाउंड्री पर nth एंगल के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से इनको ऑब्जर्व करोगे, इनको एड अप करोगे, तो आप देखोगे ये नंबर आपस में बराबर चल रहे हैं, तो ये इनिशियल और फाइनल भी बराबर हो जाएंगे। सो इट्स लाइक कि म्यू और साइन थीटा एंगल जो होता है इंसिडेंट एंगल, तो इंसिडेंट एंगल और इंसिडेंट मीडियम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि μ1 sin θ1 is equal to μ2 sin θ2 which is further is equal to μ3 sin θ3 which will keep on moving is μn sin θ n and this will remain constant। सो पैरेलल बाउंड्रीज में जब कभी रिफ्रैक्शन देखना होगा तो किसी भी एक बाउंड्री को किसी भी दूसरी बाउंड्री से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि इस बाउंड्री को हम डायरेक्टली इस बाउंड्री से रिफ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं और अपना आंसर बता सकते हैं। ओके, कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको इक्वेशन देता हूँ, आप उसका आंसर कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो मैं एक अगला एग्जांपल देता हूँ आपको, कॉपी कर लिया हो तो। So let's say there's an example। ऐसा बोलता है कि there are several layers। अभी तो हम लोग डिसकंटिन्यूअस लेयर्स ले रहे हैं, उसको कंटिन्यूटी में भी रखा जा सकता है। तो अगर कंटिन्यूटी में भी रखेंगे तो फिर आप इसको इसी को यूज करके बता दोगे। बोलेगा वो ग्लास लैब रखा है एंड ऑल दैट थिंग। लेट्स से ये एयर है और कोई लाइट रेस पे फॉल करती है और ये एंगल लेट्स से अपने को 30 डिग्री दिया गया है। यहाँ पर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसकी वैल्यू, इसकी म्यू की वैल्यू आपको लेट से दी गई है 2। यहाँ पर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसकी वैल्यू आपको दी गई है लेट से √3।
यहाँ पर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसकी वैल्यू आपको दी गई है लेट्स से 2√3, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से √5 दिया गया। इस तरह से कुछ वैल्यूज दी गई हैं और आपसे पूछता है कि जब लाइट रे कभी ना कभी यहाँ पर जरूर आएगी, ऐसा स्ट्राइक कर रही होगी, तो जब इस पर स्ट्राइक कर रही होगी तो ये एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो क्वेश्चन इज फाइंड थीटा। एग्जाम में वो कैलकुलेट करके अच्छे नंबर यूज करके सिंपलीफाइड वैल्यू पूछ सकता है, बट स्टिल जो भी है आपको एक फिगर दे दी गई, बाकी एक इधर फिगर दे दी गई और आपसे पूछता है कि बताइए थीटा की वैल्यू कितनी है, तो हम थीटा की वैल्यू बताना चाहेंगे। कोशिश कीजिए। π/2 माइनस दिस, एक 60 डिग्री आ रहे हैं, दूसरा 60 आ रहा है। हाँ, तो इस सब पे क्या रहता है ना, अपने को एंगल्स को प्रॉपर पकड़ना पड़ता है, बाकी और कोई गलती नहीं करेंगे आप, आपको सभी को स्नेल्स लॉ पता होता है। सो 60 मेजॉरिटी पे आ रहा है, चेक करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा उसको एक बार समझते हैं, फिर एक बार इसको कनेक्ट करते हैं। दिस इज नॉट वर्किंग, एक मिनट। सो लास्ट स्लाइड को अगर हम लोग ओपन करें तो क्या किया था, μ1 मीडियम पर किस एंगल पर इंसिडेंट होता है उसको यूज किया, सेकेंड मीडियम पर किस एंगल पर इंसिडेंट होता है उसको यूज किया, थर्ड मीडियम पर किस एंगल पर इंसिडेंट होता है उसको यूज किया, और उसके बाद हम लोगों ने बात की। ठीक है, इसी लॉजिक को यहाँ पर भी लगाना है। तो आप चाहो तो इसको फिल इन द ब्लैंक कर सकते हो कि यहाँ पे नॉर्मल आएगा तो फिर मे बी लाइक ऐसा आया होगा, फिर यहाँ के बाद फिर ऐसा गया होगा, फिर यहाँ के बाद ऐसा जाएगा, फिर यहाँ के बाद कुछ ऐसा जाएगा, तो बेंड होता हुआ चला जाएगा किसी अलग अलग एंगल्स पर डिपेंडिंग अपॉन की क्या म्यूज है। तो हम जानते हैं कि एज पर द रूल की इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड ये जो म्यू इनटू साइन आई होता है ये कांस्टेंट रहता है, ये हम किसी भी बाउंड्री पे लगा सकते हैं और किन्हीं भी दो बाउंड्रीज को बराबर कर सकते हैं। तो हम इस बाउंड्री पर इंसिडेंट को देखते हैं, तो आपको लिखेगा म्यू एयर इनटू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ना एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमने को नॉर्मल जानेगा, जब हम नॉर्मल की तरफ जाएंगे तो ये एंगल अपने को पता चलेगा 60 डिग्री, और यही 60 डिग्री अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, इज इक्वल टू इस एंगल, इस बाउंड्री की बात हो रही है, तुमको इसी बाउंड्री पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये जो म्यू है √3 वाला उसको लगाएंगे इनटू साइन, उस साइन के लिए हमको ये एंगल लगेगा, ये हमारे लिए 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अगर हमको थीटा डायरेक्टली निकालना है तो हम 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं। तो या फिर अब आपको अल्फा मान के अल्फा निकाल लो, बाकी कुछ और कहानी कर लो तब भी चलेगा, यहाँ से थीटा अपना डायरेक्टली आ जाएगा। एयर का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, इज इक्वल टू ये बनेगा √3 और ये साइन 90 माइनस थीटा विल बिकम कॉस थीटा। सो यहाँ से अपने को पता चला कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अच्छा नंबर आ गया, बहुत अच्छी बात है। 1/2 कब होता है 60 डिग्री पर होता है, तो 60 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा अपना कितना हो जाएगा 60 डिग्री, करेक्ट आंसर हो जाएगा, π/3 भी बोल सकते हो। पॉइंट इसकी वजह से मल्टीपल लेयर्स अगर आपको कभी दिया जाए तो कोई भी इंसिडेंट को एंगल को उसके मीडियम को पकड़ करके कांस्टेंट क्लेम कर सकते हो, वो बनता है। और या फिर आप एक एक पोर्शन को करके सॉल्व कर सकते हो, वो भी जमता है। तो 60 डिग्री इज गोइंग टू बी द करेक्ट रिस्पॉन्स। ओके, सो ये तो रिफ्रैक्शन हो गया, पैरेलल से प्लेन सर्फेसिस होंगे तो हम लोग किस तरह से सॉल्व कर पाते हैं।
और पैरेलल पे ऐसा इसलिए वैलिड हो रहा है क्योंकि सभी के नॉर्मल वर्टिकल आ रहे हैं, तो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो बराबर आ जा रहे होते हैं। अगर यही कर्व्ड सरफेस रहा होता तो फिर इसका नॉर्मल इधर कहीं जाता तो फिर एंगल हमारे बदलते रहते, तो फिर हम उसको नहीं लगा पाएंगे। आगे हम लोग कर्व्ड सरफेस पे भी पढ़ेंगे, कर्व्ड सरफेस पे क्या चल रहा होता है। सो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड हो जाती है और डेंसर मीडियम पर टूवर्ड्स नॉर्मल जाती है। अगर डेंसर मीडियम पर जा रहे हैं तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, अगर रेयरर मीडियम पर जा रहे होते हैं तो नॉर्मल से अवे जा रही होती है। तो उसी को और उसको स्नेल्स लॉ से हम लोग लिखते हैं। लेट्स से ये इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट रे किसी इंसिडेंट एंगल आई पर फॉल कर रही है। जब ये इंसिडेंट एंगल आई पे फॉल करेगी, लेट्स से ये मीडियम μ1 है, ये मीडियम μ2 है, और लेट्स से एज्यूम करते हैं कि जो मीडियम μ2 है ना वो रेयरर है, कम डेंसर है। तो जाहिर सी बात है कि जो लाइट रिफ्रैक्टेड वाला बनाना है अपने को, वो रिफ्रैक्टेड लाइट रे इस अगर मीडियम नहीं होता तो सेम डायरेक्शन में जा रहा होता, अनडिफ्लेक्टेड। बेंडिंग विल बी अकरिंग आइदर टू लिव टू बेंड टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल और इट्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। सिंस μ2 छोटा है दैट मींस रेयर मीडियम है, तो अवे वाला केस आएगा, इसका मतलब ये अवे जाएगी, कुछ ऐसा जाएगी। और इस एंगल को हम रिफ्रैक्शन एंगल पकड़ते हैं। हम लोगों ने ये बात कर रखी है कि अगर हम रिफ्रैक्शन ये रिफ्रैक्टेड एंगल ज्यादा आएगा इंसिडेंट एंगल से, और आपको ये पता था कि साइन इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड एंगल वाज इक्वल टू μ1 बाय μ2 साइन आई। ना अगर हम आई को बढ़ाएंगे तो साइन आई बढ़ेगा, साइन आई बढ़ेगा तो भी आर बढ़ेगा, दैट मीन्स आई को बढ़ाने से आर और भी बढ़ता है। अगर हम आई इधर मेजर किया जा रहा है नॉर्मल से इस डायरेक्शन में, और आर इधर जा रहा है नॉर्मल से, अगर हम आई को और बढ़ाएंगे तो आर और भी ज्यादा बढ़ेगा। आप देख सकते हो कौन सा एंगल है जो सबसे पहले 90 को टच करेगा, तो आर ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ा है, इसलिए आर 90 को पहले टच करेगा। तो कोई ना कोई एक आई की वैल्यू हमको पहले मिलेगी जिस पर आर पूरा 90 को पहुंच जाएगा। ये जो एंगल होगा जिस पर ये स्टोरी बन रही होगी उसको एक पर्टिकुलर या स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है और उसको स्पेशली बोला जाता है, दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और इस फिनोमेना को हम लोग टीआईआर कहते हैं। तो हेडिंग कुछ ऐसा डाल सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टीआईआर एंड क्रिटिकल एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल भी है। इट्स स्मॉल, इट्स सिंपलर, इट्स इंपॉर्टेंट। टीआईआर एंड क्रिटिकल एंगल। सो ये टीआईआर और जो क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट है ये तभी वर्क करता है जब लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे जाती है, उल्टा वर्क नहीं करेगा। तो जब कभी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे जाती है तो वो नॉर्मल से अवे जा रही होती है, फिर इंसिडेंट एंगल को बढ़ाएंगे तो नॉर्मल से और भी दूर जाएगी, फिर 90 डिग्री पे पहुंच जाएगी। तो जिस एंगल पर ये 90 डिग्री पे पहुंचती है उस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। और क्रिटिकल एंगल से बियॉन्ड एंगल अगर हम कुछ लगाएंगे तो फिर ये लाइट रे 90 डिग्री पे जाने का मतलब ऐसा चला गया, इसका मतलब इस मीडियम पे तो गया ही नहीं, इसका मतलब ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्शन तो चल ही रहा होता है। तो टीआई का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी। तो इसका मतलब हम लाइट रे को दूसरे मीडियम में जाने से रोक सकते हैं एंगल को चूज करके। तो अगर आपके पास ग्लास है और आप चाहते हो ग्लास के उस तरफ लाइट ना जाए, तो आप ऐसा कर सकते हो बाय चूजिंग इंसिडेंट एंगल। आई मीन लाइक एक दूसरे मीडियम पे अगर आप उसको नहीं एंट्री देना चाहते हो तो इस तरह से हम लाइट को एक ही मीडियम पे रिटेन कर सकते हैं। इवन दो अगर हम एंगल बदल देंगे तो लाइट क्रॉस कर सकती है, इसके बावजूद भी वो क्रॉस नहीं करेगी। और इसका रियल लाइफ में बहुत सारे यूज है, और आप देखोगे कि बहुत सारे चीजों में आपको टीआईआर नजर आएगा। तो मैं इसको समझाता हूँ और पहले लैंग्वेज में लिख देता हूँ। तो ऐसा लिखते हैं कि इफ लाइट enters into a rarer medium
तो रेयर मीडियम में इंटर कर रहा है, इसका मतलब कहाँ से आ रहा है, डेंसर से आ रहा है, राइट? इफ लाइट enters into a rarer medium, then it bends away from the normal. तो ये स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले भी लिखा था, उसको रिपीट किया है. Further, if incident angle is increased, then can we say refracted angle increases? Yes. Then refracted angle increases. ये भी एक स्टेटमेंट है, नॉर्मल पॉइंट है. इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इंसिडेंट एंगल को हम बढ़ाते रहते तो रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री पहुंच जाएगा. सो आगे लिखेंगे द इंसिडेंट एंगल at which refracted angle reaches to 90 degree. So the incident angle at which a refracted angle reaches to 90 degree is known as critical angle. So critical angle कौन सा एंगल होता है? इंसिडेंट एंगल होता है. जिस इंसिडेंट एंगल पर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री पर को अप्रोच करता है, पहुंच जाता है. सो अपने को अगर इसको लिखना होगा तो कुछ ऐसा लिखेंगे कि आर हमारा कितना पहुंच गया, 90 को पहुंच गया, और 90 हो गया, डायरेक्टली लिखते हैं. सो आर 90 हो गया तो उस समय जो आई होगा उसको हम क्रिटिकल एंगल थीटा सी बोलेंगे. सो आई विल बी नोन एज थीटा सी इफ आर बिकम्स 90 डिग्री. The condition is this: if r is 90 degree, theta is known as critical angle. अप्लाई कर देते स्नेस लॉ. जब स्नेस लॉ अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा μ1 sin i is equal to μ2 sin r होता है. बिल्कुल होता है. Just put the value. μ1 sin I is critical angle, is equal to μ2 sin 90 degree. What is sin 90 degree? Thus everybody knows. So from here we are able to find the expression for critical angle. Sin theta c is equal to μ2 divided by μ1. ना हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि μ2 की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, μ1 की बड़ी होनी चाहिए. दैट मीन्स ये पूरा नंबर 1 से छोटा आएगा और तभी साइन डिफाइन होगा, वरना साइन डिफाइन ही नहीं होगा. तो μ2 कैन नॉट बी ग्रेटर देन μ1, ये बोल सकते हैं यहाँ से. तो अगर कभी आपको क्रिटिकल एंगल निकालना होगा तो आप इसको यूज करोगे. So this formula is for finding out critical angle for any medium or boundary between two mediums basically. अभी क्रिटिकल एंगल के बारे में बात की है, अब हम लोग TIR के बारे में बात करेंगे कि TIR होता क्या है और ये कब होता है. कुछ नोटेशंस हमारे दूसरे, कई बार इसको μ2 by μ1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, μ2, 1. दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. तो ये भी एक नोटेशन होता है, इसको आप नोट करके रख सकते हो कि μ2 by 1 is basically μ2, 1. ऐसा लोग लिखते हैं, कई टेक्स्ट बुक लिखते हैं. इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. दिस इंडिकेट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. जब कभी ऐसी लैंग्वेज बोलेगा तो इसका मतलब 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करना है. और अगर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी. तो इसका मतलब 2 डेंसर होगा, 1 रेयरर होगा. उल्टा है तो फिर उल्टा हो जाएगा ऑफ कोर्स. यहाँ पर आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए शुड बी लेस देन 1, बिकॉज वी वांट टू बी रेयरर एंड 1 टू बी डेंसर. ओके, TIR के बारे में बात करते हैं. What is the meaning of TIR?
TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज टोटल, T फॉर टोटल, I फॉर इंटरनल, R फॉर रिफ्लेक्शन। लाइक हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन होता है। And what it says if incident angle is more than critical angle, तो जो अभी आपने क्रिटिकल एंगल देखा, अगर उस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर आप इंसिडेंट कर रहे हो तो आर की वैल्यू फिर 90 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आर की वैल्यू 90 से ज्यादा हुई तो आप देखोगे कि आप उसी मीडियम पे वापस चले जाओगे। तो आर की वैल्यू 90 तक लिमिटेड थी। इसका मतलब है कि अब कोई भी लाइट रे इस रेयर मीडियम पे नहीं जा रही है। तो अगर रेयर मीडियम पर नहीं जा रही है, इसका मतलब है नो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है। और जब कभी कोई लाइट किसी बाउंड्री पे फॉल करती है तो रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्लेक्शन होता है, दोनों। यहाँ पर मैंने रिफ्लेक्शन दिखाया नहीं था, तो रिफ्लेक्शन तो चल ही रहा होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। दैट मीन्स बोथ फिनोमिनाज अकर साइमल्टेनियसली। कौन सा डोमिनेंस में है, कौन ज्यादा है, कौन सा कम है, वो अपनी सिचुएशन पे डिपेंड करता है और वो बाउंड्री पे डिपेंड करता है। बट रिफ्लेक्स, तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन होना बंद हो गया, केवल रिफ्लेक्शन बचा। इसी को हम बोलते हैं कि टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इंटरनली हो रहा है और नेक्स्ट मीडियम पे जाने की जरूरत नहीं है। So if incident angle is more than the critical angle, then there is no refraction. No refraction का मतलब सेकेंड मीडियम में कोई लाइट नहीं गई। And there is total reflection. That means total light reflect हो गई। This is known as TIR. This is known as TIR. Total internal reflection. समझ में आ गया होगा अब तक आपको, काफी टाइम लेके बताया। सो ये TIR हो गया। इसका मतलब TIR होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो दो कंडीशंस आपके सामने नजर आ रही हैं। फर्स्ट कंडीशन इज कि मीडियम्स का सिलेक्शन। दैट मीन्स अगर ये हमारा μ1 है और ये μ2 है और अगर लाइट रे μ1 से चल रही है तो फिर नेक्स्ट मीडियम शुड बी रेयर। अगर ऐसी सिचुएशन है देन फर्स्ट कंडीशन यू विल फाइंड कि μ1 शुड बी ग्रेटर देन μ2। एंड व्हाट इज दूसरा कंडीशन इज गोइंग टू बी दिस कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है देन यू विल फाइंड कि केवल ऐसा लाइट आपको मिलेगा, दैट्स डन। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। नो लाइट विल बी गोइंग इनटू द सेकंड मीडियम। सो दीज टू कंडीशंस आर फॉर TIR। और इसके बाद फिर हमारे पास ये जो एंगल होगा वो I के बराबर होगा, लाइट उसी मीडियम पे वापस हो गई है, तो बाकी जितनी भी कहानी हम रिफ्लेक्शन की जानते हैं वो सारी लगा सकते हैं, कॉपी कर सकते हो। अगर हम लोग उल्टा रे डायग्राम बनाएंगे, यानी कि डेंस रेयर मीडियम से लेके जाएंगे, तो फिर वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, तो कभी वो ऐसा नहीं हो सकता कि उस नेक्स्ट मीडियम में ना जाए, तो वो नेक्स्ट मीडियम में डेफिनेटली जाएगी। इसका बहुत सारा यूज है। इसका बहुत पॉपुलर जो यूज है आज के टाइम पे वो ऑप्टिकल फाइबर्स में। ऑप्टिकल फाइबर्स में हम लाइट को सिग्नल बना करके भेजते हैं, तो हम चाहते हैं कि लाइट हमारा एक चैनल को फॉलो करे। तो अगर हम यहाँ से एक लाइट रे को डालेंगे तो हम चाहेंगे कि ये लाइट रे हमारी बाहर ना निकले, दूसरे मीडियम पे ना जाए। सो अगर इसको नेक्स्ट मीडियम पे नहीं जाना तो यहाँ पे हमको TIR करवाना होगा, फिर यहाँ पर भी TIR करवाना होगा, यहाँ पर भी TIR करवाना होगा। तो TIR करते हुए हर लोकेशन पर आगे बढ़ती चली जाती है। ऑप्टिकल फाइबर हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे भी और कैलकुलेट भी करेंगे कि किस तरह से उसको TIR कराते हैं। एक दो बार एग्जाम में पूछा भी है उसने, और रिसेंट टाइम में उसके पूछने की फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। इनफैक्ट अभी जो लास्ट मेन हुआ है उसके 2-3 पेपर्स में ये मिला है ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन। सो आगे भी पूछने के चांसेस हैं।
एटलीस्ट एक दो पेपर में तो दिखा ही था। एनीवे एक एग्जांपल लेते हैं पहले, और बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि लेट्स से ये एक बाउंड्री है एंड इसके नीचे वाटर फील्ड है। आपके लिए रिजल्ट का भी काम करेगा और एक दो बार एग्जाम में दिखा भी है, काफी पॉपुलर रहता है पूछने के लिए। सो लेट्स से कि बहुत सिंपल केस लेते हैं हम लोग, आउटसाइड एयर है और इनसाइड वाटर है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होता है, एयर का भी पता होता है। एयर रेयर होता है, वाटर डेंसर होता है। फिर आपसे बोलेगा कि एक लाइट सोर्स है, यहाँ पे रख दिया गया है लाइट का सोर्स ऑफ लाइट, और आपको ये बताएगा कि ये जो डेप्थ है, जिस डेप्थ पर इसको रखा गया वो डेप्थ h है। तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दे रहा हूँ, एक फॉर्मूला जैसा बना दे रहा हूँ। एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी है उसको आप यूज कर सकते हो। और फिर बोलते हैं कि अगर आप ऊपर से देखते हो, लेट्स से somebody watches from outside, तो यहाँ से लाइट रेस आएंगे जाएंगे बाहर, है ना, ऐसा। तो जो ऊपर से वॉच करेगा ना, तो उसको ये कंप्लीट सरफेस, जितना भी ये सरफेस है पूरा, ये आपको एक लाइन दिख रही है, बेसिकली एक सरफेस होगा ऐसा। तो ये पूरा का पूरा सरफेस जो है ना, वो आपको उसको इल्यूमिनेटेड नजर नहीं आएगा, पूरे सरफेस से लाइट नजर नहीं आएगी। इनफैक्ट आप पाओगे उसको किसी एक सर्कुलर रीजन से लाइट नजर आएगी, केवल एक सर्कुलर रीजन से लाइट नजर आएगी, बाकी पार्ट में डार्क रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा वो भी समझेंगे। और आपसे पूछेगा कि ये जो सर्कुलर है, इल्यूमिनेटेड सेक्शन है, एरिया है, और जिससे लाइट उसको दिख रही है, उस एरिया को कैलकुलेट करो। तो आपसे एरिया को कैलकुलेट करवा देगा। सो ये 3D में देखोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा, और सिंपल पिक्चर वो आपको 2D में ऐसा बना के देगा। तो क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फाइंड द एरिया on interface from where light comes to air। तो कितने पोर्शन से लाइट एयर पे जा रही होगी वो अपने को पता करना। जितने पोर्शन से लाइट एयर पे जा रही होगी उतने पोर्शन इल्यूमिनेटेड होगा, और जिससे लाइट एयर पे नहीं जा रही होगी तो वो पोर्शन डार्क होगा, क्योंकि किसी भी आई को देखने के लिए वहां तक लाइट को जाना जरूरी होता है, और उसी पोर्शन को देखते हैं जहां से लाइट आ रही होती है। सो इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप भी सॉल्व कर सकते हो, और उसके रिजल्ट्स को याद रख सकते हो। आप बोलोगे कि यहाँ से जो लाइट्स जाएंगी उन लाइट्स को देखते हैं, लाइट रेज को। बेसिकली एक लाइट रे इस तरह से जा रहा होगा, तो वो इस तरह से निकल भी जाएगा स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग। कैसे निकल जाएगा, सिंपल है। इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल यही बनेगा, इंसिडेंट एंगल 0 होगा। स्नेल्स लॉ लगाओगे, रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा, तो वो इसी डायरेक्शन में निकल जाएगा, अनडेविएटेड। फिर आप एक लाइट रे को यहाँ पे कंसीडर करोगे। तो जब लाइट आप यहाँ पे कंसीडर करोगे तो ये अपने नॉर्मल को सर्च करेगा, और उसके लिए फिर ये इंसिडेंट एंगल को पकड़ेगा। उसके बाद ये सिंस रेयरर मीडियम पे जा रहा है तो अवे जाएगा नॉर्मल से, तो कुछ ऐसा चला जाएगा। अगर आप इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते रहोगे तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ता रहेगा। एक सिचुएशन आएगी जब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली 90 डिग्री वाले केस को कैच कर लेते हैं। सो लेट्स से कि ये वो केस है, ये लास्ट रे है जो उस मीडियम पे जा रही है, और इस लास्ट रे को हमने क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट कराया है। दैट मीन्स ये क्रिटिकल एंगल है, थीटा सी। इन केस ये क्रिटिकल एंगल है तो लाइट जस्ट ऐसी निकली होगी, और इसका मतलब ये एयर पे अब नहीं जा रही है, और इसके आगे अगर कोई लाइट रे हम इंसिडेंट कराएंगे तो डेफिनेटली इसी मीडियम पे रहेगी, वो आगे फिर नेक्स्ट मीडियम पे नहीं जाएगी। सो पॉइंट इज कि ये अगर लेट से इस पॉइंट का नाम हम ओ दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, तो ये जो ओ से ए वाला जोन है, इतने पोर्शन से लाइट निकल रही होगी, उसके आगे वाले पोर्शन से लाइट पेनिट्रेट करके आगे नहीं जा रही होगी। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आ रहा है तो अपना लॉजिक कनेक्ट हो रहा है, नहीं आ रहा तो मैं री एक्सप्लेन कर सकता हूँ।
अच्छा, ये तो मैंने एक ही लाइन की तरफ बताई गई है। आप देखोगे वाटर 3 डायमेंशनल है ना, आई मीन लाइक कुछ ऐसा रहा होगा। तो जिस तरह से यहाँ पर है, अगर हम इस तरह के सर्कल देखेंगे तो पूरा सर्कल कवर कर रहा होगा। मीनिंग इज दिस कि अगर आपने लाइट रे इधर भी देखी होती इस वाले पॉइंट पर इक्वल डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर भी वही TIR वाली सिचुएशन बनती, और ये सर्कुलर सिमेट्रिकल होगा टॉप से देख करके। सो यू विल फाइंड कि ये भी क्रिटिकल एंगल पर इधर चली जाएगी। नॉट ओनली दीज 2 लाइंस बट यू विल फाइंड देयर आर गोइंग टू बी सो मेनी लाइंस जो एक कोन जैसा बना रहे होंगे। बेसिकली ये कोन का वर्टेक्स बनेगा और यहाँ पर एक कोन जैसा बन रहा होगा ऐसा। इस इंटायर कोन वाले एरिया पर आप देखोगे यही स्टोरी चल रही होगी। जहां पर आप इंसिडेंट कराओगे एट द सेम लोकेशन यू विल फाइंड कि TIR वाला एंगल थीटा सी पड़ रहा होगा। सो आप पाओगे कि ये जो एरिया है, दिस एरिया इज गोइंग टू बी इल्यूमिनेटेड, दिस एरिया इज गोइंग टू बी इल्यूमिनेटेड, और इस एरिया को अपने को कैलकुलेट करना है। तो आप बोलोगे इसको कैलकुलेट करना, एक सर्कुलर एरिया होगा। सो हम लोगों ने कंक्लूड क्या किया कि लाइट विल गो फ्रॉम वाटर टू एयर इन अ सर्कुलर एरिया। सो एरिया जो अपने को चाहिए वो सर्कुलर एरिया बनेगा। तो सर्कुलर एरिया निकालना तो बहुत ही आसान होता है, पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर उसकी रेडियस होगी। कैन वी से कि ये उसकी रेडियस का काम कर रहा होगा। तो अगर अपने को रेडियस पता चल गया तो हम एरिया भी बता सकते हैं। अच्छा, इस रेडियस को कैसे पता करेंगे? दैट्स नॉट अ क्वाइट डिफिकल्ट स्टोरी, दैट्स गोइंग टू बी इजियर इन फैक्ट। अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो आप पाओगे कि ये एंगल नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है वर्टिकल लाइन से वो भी क्रिटिकल रहा होगा। अगर ये क्रिटिकल एंगल बन रहा है तो, और ये हाइट अपने को दे रखी है h, दे ये r है, तो हम ट्राइंगल में tan थीटा c लगा सकते हैं। tan theta c is equal to perpendicular which is r divided by h. That means radius calculation depends on critical angle. अगर कोई हमको क्रिटिकल एंगल दे दे तो अपना काम हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने ऑप्टिक्स को तो यूज ही नहीं किया। अब हम मतलब कैलकुलेशन में नहीं यूज किया, कॉन्सेप्ट में तो यहाँ पे लगा दिया। अगर हम अब यहाँ पे कैलकुलेशन भी करेंगे तो यहाँ पर सिंस ये 90 डिग्री वाला केस है, जस्ट क्रिटिकल एंगल में 90 डिग्री बनता है। जस्ट लिमिटिंग कंडीशन में आर हमारा कितना हुआ 90, तो क्रिटिकल निकालना अपने को आता है। तो हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ। व्हाट द स्नेल्स लॉ विल से, mu of water sin incident angle is equal to mu of air sin 90 डिग्री, क्योंकि वो 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट हुआ है। यहाँ से ये 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हुआ है, या फिर यहाँ से 90 डिग्री पे गया है। और क्रिटिकल एंगल की जो डेफिनेशन लिखी थी आप वहां से भी बारो कर सकते हो। बात है कि क्रिटिकल एंगल इज गोइंग टू बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। सिंस ये वाटर है तो अपने को पता रहेगा एल्कोहल या कोई और मीडियम फिल किया जाएगा या ग्लास लगाया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे। यहाँ पे मैं वाटर का लिख रहा हूँ, तो अगर वाटर के लिए यूज करोगे तो ये कितना बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 4/3, दैट मीन्स 3/4। साइन थीटा सी मिल गया। अगर हमको साइन थीटा सी मिल गया तो क्या टेन थीटा सी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। क्या करने का, एक छोटा सा ट्राइंगल डिजाइन करने का, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करना है। ये 90 डिग्री है, साइन इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो वी कैन फाइंड आउट दिस बेस 16 - 9, तो ये कितना हो जाएगा 7। और फिर आप बोलोगे ये एंगल को हमने थीटा सी पकड़ा है ना, तभी हमने उसको इस तरह से बोला था। So tan theta c कितना हो जाएगा? From here a little calculation will help us. Tan theta c is going to be a perpendicular divided by base which is √7. So r की वैल्यू अपने को पता चल जाएगी, r is going to be h into tan theta c which is 3/√7. फिर एरिया निकालना होगा। एरिया is going to be pi r square. That's done. Pi is pi, r square मतलब 9h²/7. So आपका आंसर कुछ ऐसा जा रहा है 9πh²/7। ये जो 9/7 आया है वो वाटर की वजह से आया है, वाटर एयर की वजह से। अब यहाँ पे कोई और भी मीडियम्स रख करके आपसे पूछा जा सकता है, तो लॉजिक क्या रहेगा? सर्कुलर एरिया tan थीटा c, फिर स्नेल्स लॉ, फिर थीटा, फिर tan, फिर अपना आंसर कॉपी कर सकते हो। तो ये TIR पर बेस्ड एग्जाम्पल था, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल क्रिएट किए जा सकते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं।
इसके साथ ही एक नेक्स्ट रहेगा अपना कि ऑप्टिकल फाइबर में कैसे बिहेव करता है। और अभी तक आज हम लोगों ने जो लर्न किया है वो प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा होता है उसके बारे में। नेक्स्ट वुड बी कि कर्व्ड सरफेस होगा तो कैसा रिफ्रैक्शन आएगा, और फिर उसके बाद में पढ़ेंगे लेंसेज से कैसे रिफ्रैक्शन से इमेजेस बनती हैं, उसकी इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो लेंस कवर हो जाएगा। लेंस में आप जानते हो कि दो ट्वाइस रिफ्रैक्शन होता है, डबल रिफ्रैक्शन होता है, उसको पढ़ेंगे। अगेन इट सीम्स कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल पेज से पढ़ा है। अगर नहीं समझा तो एक बार रिवाइज करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछने का। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ेंगे। ओके, चलेगा। सो थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो देन।